हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सार्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन। बिफोर बिगनिंग विद द थ्योरी, हम पहले लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण या उसको केंद्रीयकरण कह सकते हैं, उसके मीनिंग को समझ लेते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट उद्योगों के आकर्षित होने, विकसित होने तथा केंद्रित होने की प्रवृत्ति को उद्योगों के स्थानीयकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जब कुछ उद्योग अट्रैक्ट होते हैं, डेवलप होते हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्थानीयकरण। अब अकॉर्डिंग टू सार्जेंट फ्लोरेंस इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Alfred Weber theory was based on deductive analysis, whereas theory of Sargent Florence is based on inductive analysis. अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी हमने करी है इससे पहले लोकेशन की, इंडस्ट्रियल लोकेशन की, वो डिडक्टिव एनालिसिस पे बेस्ड है। उन्होंने पहले जनरल प्रिंसिपल्स बनाए, देन वो इंडिविजुअल फैक्ट्स की तरफ बढ़े। और यहाँ पे सार्जेंट फ्लोरेंस ने इंडक्टिव एनालिसिस की टेक्निक को अपनाया है, रीजनिंग मेथड को अपनाया है, इंडक्टिव एनालिसिस। फ्लोरेंस ने अपने विश्लेषण के अंतर्गत औद्योगिक स्थानीयकरण का विश्लेषण करने की बजाय इसकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी थ्योरी में औद्योगिक स्थानीयकरण या इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का विश्लेषण नहीं किया कि किन कारणों से उस पर्टिकुलर प्लेस पे इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन हुआ है, उसको नहीं जाना। जैसे अल्फ्रेड वेबर ने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एग्लोमरेटिव फैक्टर्स, डेग्लोमरेटिव फैक्टर्स की वजह से किसी स्थान पे इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन होता है। लेकिन उन्होंने, सार्जेंट फ्लोरेंस ने क्या किया है, वास्तविक स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया है कि प्रेजेंट में जो सेंट्रलाइजेशन है, जो केंद्रीयकरण है, उसको मापने का प्रयास किया है। सार्जेंट फ्लोरेंस स्थानीयकरण के प्रचलित अर्थ, हम स्थानीयकरण को नॉर्मली उद्योग एवं भौगोलिक क्षेत्र के मध्य एक संबंध के रूप में देखते हैं। उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र और उद्योग का संबंध हम देखते हैं। लेकिन सार्जेंट फ्लोरेंस के अनुसार किसी उद्योग का किसी क्षेत्र में संबंध उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि देश की समस्त श्रमिक जनसंख्या के वितरण से किसी उद्योग का संबंध महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहे हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र से किसी उद्योग का संबंध इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि समस्त श्रमिक जनसंख्या के वितरण से, कि जनसंख्या का, श्रमिक जनसंख्या का वितरण से किसी उद्योग का संबंध महत्वपूर्ण है, ना कि भौगोलिक क्षेत्र से किसी उद्योग का संबंध महत्वपूर्ण है। ये बात आपको आ गई होगी समझ। वो समस्त श्रमिक जनसंख्या के वितरण से किसी उद्योग के संबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने विश्लेषण के अंतर्गत फ्लोरेंस ने श्रम जनसंख्या के वितरण के आधार पर किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिक स्थानीयकरण अथवा केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के मापन की पद्धति को विकसित किया है। उन्होंने जो अपनी थ्योरी में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण को मापने का प्रयास किया है, वो श्रम जनसंख्या के वितरण के आधार पर किया है। श्रम जनसंख्या के वितरण के आधार पर किसी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन के बारे में उन्होंने जाना है, श्रम जनसंख्या के वितरण के आधार पर। अब इसको आगे समझते हैं। फ्लोरेंस के विश्लेषण में औद्योगिक केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के मापन के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों के वितरण की संपूर्ण सूचना उपलब्ध हो। अगर औद्योगिक केंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकरण को मापना है तो श्रमिकों के वितरण, श्रमिकों की संख्या के वितरण के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये दो सूचनाएं हमें उपलब्ध होनी चाहिए। पहला है, संबंधित देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या के वितरण की स्थिति क्या है, कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में श्रमिकों की संख्या कितनी है,
हरियाणा में श्रमिकों की संख्या कितनी है, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, और किसी और महाराष्ट्र में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र जो हैं वहाँ पे श्रमिकों की संख्या का वितरण क्या है। नेक्स्ट इज देश के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वितरण की स्थिति क्या है। अब पहले हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति संख्या के बारे में जान लिया, फिर हम कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जितने भी उद्योग हैं उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अगर ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 मापकों का प्रयोग किया है। ये हैं, पहला है लोकेशन फैक्टर और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन, लोकेशन फैक्टर और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ लोकेशन। पहले को डिस्कस करते हैं। लोकेशन फैक्टर क्या है? फ्लोरेंस ने इस गुणांक को किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष के केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के मापन के लिए विकसित किया है। ये जो गुणांक है वो फ्लोरेंस ने किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष के किसी पर्टिकुलर जगह पर, हरियाणा में अगर के कोई एक उद्योग हम डिस्कस करते हैं, हरियाणा में शुगर मिल्स का कितना सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, उसको जानने के लिए लोकेशन फैक्टर का यूज़ किया। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। किसी क्षेत्र विशेष में जैसे हरियाणा, किसी उद्योग विशेष के जैसे शुगर मिल, कोई एक पर्टिकुलर उद्योग और किसी क्षेत्र विशेष में उसका केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखनी है हमने, तो हम यूज़ करेंगे लोकेशन फैक्टर। लोकेशन फैक्टर को हम निकाल कैसे सकते हैं? A into 100 by B, C into 100 by D. LF here stands for location factor. A क्या है? A, B, C, D इन सबको हमें जानना है। A है number of workers employed in a particular industry in the particular area. नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। पर्टिकुलर इंडस्ट्री हम यहाँ पे शुगर मिल ले रहे हैं इन द पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया हमारा हरियाणा है, तो हरियाणा में शुगर मिल में काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स, बी हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द एंटायर कंट्री। अब हम बी हमारा क्या होगा कि शुगर मिल में पूरे भारत में कितने लोग काम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर उद्योग हमने ले लिया, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हमारा दोनों में कॉमन है, तो वो हमारा हो गया शुगर मिल। पहले हमने बात की ए में इन द पर्टिकुलर एरिया, हम पर्टिकुलर एरिया हरियाणा ले रहे हैं, तो हरियाणा में वर्कर्स कितने हैं शुगर मिल में, और पूरे कंट्री में शुगर मिल में कितने वर्कर्स हैं, तो वो होंगे हमारे बी से उसको डिनोट करेंगे। अब हम देखते हैं सी क्या है? टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इन द पर्टिकुलर एरिया। टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स हरियाणा में कितनी है इन द पर्टिकुलर एरिया। टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इन द कंट्री, टोटल जो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स है वो पूरे कंट्री में कितनी है और हरियाणा में कितनी है। ये चारों डेटा हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। अगर इसको एक टेबल की फॉर्म में हम दिखाएं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष द्वारा नियोजित 40,000 श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि समस्त देश में उस उद्योग विशेष द्वारा 2 लाख व्यक्ति नियोजित हैं। उस क्षेत्र विशेष में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति 1 लाख है तथा समस्त देश में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति 10 लाख है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार दिखा सकते हैं। लेबर फोर्स है हमारा पहले कॉलम में। नेक्स्ट, इन पर्टिकुलर एरिया हमने लिया है हरियाणा इन द कंट्री, ये पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा क्या है कि हरियाणा में शुगर मिल में काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं,
40,000। और पूरे कंट्री में शुगर मिल में काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 2 लाख। नंबर ऑफ लेबरर्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हमने यहाँ पे लिया है, इस रो में लिया है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री हमारा शुगर मिल है। शुगर मिल में हरियाणा में काम करने वाले 40,000 श्रमिक हैं और पूरे इंडिया में काम करने वाले 2 लाख श्रमिक हैं। टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, सी और डी के लिए हमें टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स चाहिए, तो वो है हमारी हरियाणा में टोटल हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है 1 लाख है और पूरे कंट्री में 10 लाख है। तो ये हमारे पास ए, बी, सी और डी का डेटा आ गया है। इसके बेसिस पे हम लोकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। हरियाणा में 40,000 लोग काम कर रहे हैं शुगर मिल में, पूरे देश में 2 लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं इंटू 100। हरियाणा में टोटल श्रमिक 1 लाख हैं और पूरे कंट्री में 10 लाख हैं इंटू 100। और इसके बेसिस पे अगर हम लोकेशन फैक्टर निकालते हैं तो वैल्यू आती है 2। 2 इज मोर देन 1। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में हम केंद्रीयकरण के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर लोकेशन फैक्टर की वैल्यू 1 या क्लोजर टू 1 आती है तो हम कहेंगे उद्योग देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित है। जो उद्योग है, शुगर मिल है, पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वैल्यू आती है लोकेशन फैक्टर की 1, अगर लोकेशन फैक्टर की वैल्यू आती है मोर देन 1 तो हम कहेंगे उस क्षेत्र में उस उद्योग के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। हम अगर बात करें हरियाणा में, अगर लोकेशन फैक्टर की वैल्यू आती है जैसे हमारे एग्जाम्पल में आई 2, तो हम कहेंगे कि हरियाणा में शुगर मिल के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति अधिक है। नेक्स्ट इज, अगर लोकेशन फैक्टर की वैल्यू आती है हमारी लेस देन 1 तो हम कहेंगे उस क्षेत्र में उस उद्योग का स्थानीयकरण कम है। अगर लोकेशन फैक्टर की वैल्यू आती है लेस देन 1 तो हम कहेंगे कि स्थानीयकरण कम है। अगर 0 आती है तो कहेंगे उस क्षेत्र में उस उद्योग का, हरियाणा में शुगर मिल का सर्वथा अभाव है। अगर हमारी लोकेशन फैक्टर की वैल्यू आती है 0। ये तो एक गुणांक उन्होंने यूज किया। दूसरा गुणांक उन्होंने क्या यूज किया है? कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? पहले उसका मीनिंग समझते हैं कि इस गुणांक के द्वारा उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है। अपने विश्लेषण में फ्लोरेंस ने इस गुणांक का प्रयोग किसी देश विशेष में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में जैसे इंडिया में विभिन्न उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति के तुलनात्मक मापन के लिए किया है। इंडिया में डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके स्थानीयकरण की क्या कंडीशन है उसको मापने के लिए फ्लोरेंस ने इस गुणांक को यूज किया है, कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। इससे पहले हमने देखा था लोकेशन फैक्टर की हेल्प से किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन कितना हो रखा है, स्थानीयकरण है या नहीं है, उसको हमने जाना। अब हम कह रहे हैं पूरे कंट्री में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें कितना स्थानीयकरण है, उसका अगर कंपैरिजन हमने करना है तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन की हेल्प से। इसके लिए हमारे पास जो डेटा होना चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में देश के संपूर्ण श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत। समझिए, प्रत्येक क्षेत्र में जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, देश की संपूर्ण श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत। इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें कितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उसका परसेंटेज हमने लेना है। नेक्स्ट इज, प्रत्येक क्षेत्र में किसी उद्योग विशेष में कार्यरत श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत। अब हर एक जो स्टेट हमने लिया है उसमें अलग अलग उद्योग भी होंगे, ये तो है नहीं एक स्टेट में एक ही उद्योग है, तो उसमें जो डिफरेंट उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं उसका प्रतिशत हमने लेना है। ये भी परसेंटेज में हमारा डेटा रहेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन
निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि ये दोनों प्रकार का प्रतिशत डेटा हमारे पास उपलब्ध है तो इनके धनात्मक विचलनों पॉजिटिव डेविएशंस के जोड़ को 100 से डिवाइड करके हम इस गुणांक को प्राप्त कर सकते हैं। वो हम आगे समझते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन को हम LC से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा dx, हमने कहा कि इसके धनात्मक विचलनों के जोड़ को, धनात्मक विचलन सिग्मा dx बाय 100, उसको 100 से डिवाइड करना है। dx हमारा क्या है, धनात्मक विचलन, उसको हम निकालेंगे xi माइनस ri, xi किसी उद्योग को रिप्रेजेंट कर रहा है, r किसी रीजन या एरिया या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। xi या yi ये हमारे किसी उद्योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x उद्योग है, y उद्योग है। किसी उद्योग विशेष में कार्यरत श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत। xi और yi की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कितने प्रतिशत श्रमिक काम कर रहे हैं, उसको लेंगे। RI में हम लेंगे किसी क्षेत्र विशेष में कार्यरत श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत। किसी रीजन में जितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं पूरे देश में, उसका प्रतिशत हम RI से रिप्रेजेंट करेंगे। RI मैंने कहा कि रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और X और Y उद्योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी उद्योग में कितने प्रतिशत श्रमिक काम कर रहे हैं और किसी रीजन में कितने प्रतिशत श्रमिकों की संख्या कार्यरत है। इसको हम लेते हैं, इससे हम और बेहतर समझ पाएंगे। टेबल की फॉर्म में हमने लिखा है, यहाँ पे हमारे पहले कॉलम में है डिफरेंट स्टेट्स। ये हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट हो सकते हैं, ABCDE हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिया है। फिर है हमारा परसेंटेज ऑफ लेबर इन डिफरेंट एरियाज के लिए हमने RI लिया है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इनमें कितने % लेबर फोर्स रहती है। 35%, 15%, 5%, 20, 25, कोई भी आप डेटा ले सकते हैं और उसका टोटल हमारा 100 होना चाहिए। नेक्स्ट इज, एक हमने X इंडस्ट्री ली है, एक Y इंडस्ट्री ली है। X इंडस्ट्री में अब ये हरियाणा की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जितनी हमारे पास श्रमिक हैं उसका 35% हरियाणा में हैं, और हरियाणा में जितने वर्कर्स हैं उसका 40% वर्कर्स, या नहीं उसका ऐसे नहीं, पूरे कंट्री में अगर 100% लेबर फोर्स काम कर रही है, अज्यूम करें 100% लेबर फोर्स X इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो X इंडस्ट्री में काम करने वाले 40% लोग हरियाणा में हैं। जितना फैलाव है X उद्योग का, उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं 40% व्यक्ति टोटल जो X इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका 40% हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं। 20 किसी और स्टेट में, ये डिफरेंट स्टेट्स में, और टोटल हमारे जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो 100% को रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, A में, उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत क्या है वो हमने लिया है XI में। YI दूसरा उद्योग है हमारा, तो पूरे उद्योग में जितने लोग काम कर रहे हैं उसका कितना प्रतिशत इन डिफरेंट एरियाज में लोग काम कर रहे हैं उस उद्योग में, इस एरिया में, इस उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति इतने हैं। अगले जो B हमने स्टेट लिया है, B स्टेट में X का ही एग्जाम्पल लें या Y का, तो इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है वो हमने XI और YI के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब हमने लेना है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है DX X इंडस्ट्री के रिलेशन में XI माइनस RI। XI ये हमारा किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत वर्कर काम कर रहे हैं, और RI उस रीजन में कितने प्रतिशत
व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स है, वो हमने लिया RI। इसका पॉजिटिव डेविएशन की वैल्यू हमने लिखनी है, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो हमने नहीं लिखनी है। जैसे 15 - 5 तो हमारा 10 आ गया, 10 - 20 हमारा -10 आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने केवल पॉजिटिव डेविएशन को यहाँ लिखा है। उसका सम हम कर लेंगे, समेशन वो हमारा क्या होगा, 5, 5 और 10, ये हमारा हो गया 20। अब इस पॉजिटिव डेविएशन के समेशन को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन आ जाएगा, ये 0.20 है। इसी प्रकार वाई उद्योग का अगर निकालें तो वो हमारा आता है 45। ये हमने सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन को लिया है, YI में से हमने RI को माइनस किया है, तो ये हमारा 45 को हम 100 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो हमारा आएगा 0.45। तो 0.45 की वैल्यू 0.20 से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, उद्योग Y में उद्योग X की अपेक्षा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही दिखाएंगे कि उस उद्योग में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा है। हमने ये कहा था कि यहाँ पे हम केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि सार्जेंट फ्लोरेंस ने 2 गुणांक या मापकों का यूज़ करके, लोकेशन फैक्टर एंड कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन का यूज़ करके किसी क्षेत्र में या किसी उद्योग में केंद्रीयकरण की क्या प्रवृत्ति है तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब हम कर लेते हैं क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द थ्योरी। कैसे हम इसको समराइज करेंगे कि क्या इस थ्योरी की अच्छी बातें हैं और क्या कमियां रह गई। पहला है केवल विद्यमान औद्योगिक वितरण की स्थिति का द्योतक। ये केवल जो प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, उसके बारे में बता रहे हैं ये दोनों फैक्टर, लोकेशन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। लेकिन उद्योग के केंद्रीयकरण के कारण क्या हैं, ये स्थिति बता रहे हैं कि औद्योगिक वितरण की स्थिति प्रेजेंटली ये है, लेकिन उसका कारण क्या है। जैसे अल्फ्रेड वेबर ने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है या लेबर कॉस्ट कम है या एग्लोमरेटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो कारण इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। भावी नीति निर्माण में सहायक नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि क्योंकि ये कारण को एक्सप्लेन नहीं कर रही है ये थ्योरी कि किस वजह से वहाँ पे केंद्रीयकरण हुआ है, तो हम इसके बेसिस पे भावी नीति निर्माण में पूर्ण रूप से सहायता इस थ्योरी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्थानीयकरण भाज्य भ्रामक है। स्थानीयकरण भाज्य हमारा है लोकेशन फैक्टर, वो हमारा कंफ्यूजिंग है। वो कैसे, क्योंकि हमने औद्योगिक श्रमिकों की संख्या वहाँ पे ली है। अगर उसके स्थान पर हम उत्पादन की मात्रा को लेते, हमने श्रमिकों की संख्या ली है, उसके स्थान पर अगर उत्पादन की मात्रा की हेल्प से उसको निकालते तो वो बेहतर हमारे लिए रहता, क्योंकि उत्पादन कुशलता समान नहीं होती है सभी वर्कर्स की। तो कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में श्रमिक अपेक्षाकृत कम संख्या में होते हैं लेकिन उनकी उत्पादन कुशलता ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। कम श्रमिक हैं, उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अधिक श्रमिक हों और लेकिन उनका उत्पादन कम हो, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो जो सार्जेंट फ्लोरेंस ने श्रमिकों की संख्या ली है उसके स्थान पर उनको उत्पादन की मात्रा को लेना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट इज गुणक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का निश्चयात्मक आधार नहीं है। इसको हम कैसे कहेंगे कि उन्होंने जो केंद्रीयकरण के मूल में जो प्रवृत्तियां हैं, सेंट्रलाइजेशन किस वजह से हो रही है, रीजंस मेन क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, उसके बारे में डिस्कस होना चाहिए था। तो ये हमने देखा कि सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी है। लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन द लास्ट वी कैन से दैट अल्फ्रेड वेबर यूज डिडक्टिव मेथड। अल्फ्रेड वेबर का मेथड डिडक्टिव था, बल्कि हम कहेंगे कि सार्जेंट फ्लोरेंस ने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है। तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की थ्योरी में।
उनकी थ्योरीज़ का हमने क्रिटिसाइज भी किया है दोनों की थ्योरी को। तो आफ्टर क्रिटिसिज्म भी हम कह सकते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती इन दोनों थ्योरीज़ की। बोथ दिस थ्योरीज आर नॉट कॉन्ट्रोडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को एक साथ यूज़ किया जाना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं या उससे संबंधित किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें इन दोनों ही थ्योरीज़ को यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही दोनों थ्योरीज़, वेबर की थ्योरी भी और सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी भी इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की थ्योरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब था हमारा सार्जेंट फ्लोरेंस की इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की थ्योरी। थैंक यू।